हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आप लोगों की मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा आप जानते हैं कि बहुत करीब आ चुकी है। इसके लिए तैयारियों को और थोड़ा जोर देना होगा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जिसमें कि जनरल मैनेजमेंट, साइंस, कंप्यूटर, ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में आपको आखिर तक के बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो गाइस, अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? व्हाइट माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है धौलगिरी, लोहत्सो, मकालू और चोओयू। तो दोस्तों, श्वेत पर्वत के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? धौलगिरी पर्वत को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धौलगिरी पर्वत, है ना। याद रखना है कि श्वेत पर्वत के नाम से धौलगिरी पर्वत को जाना जाता है। व्हाइट माउंटेन इज धौलगिरी माउंटेन। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद क्रमांक 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। यह मौलिक कर्तव्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना एवं उनके अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करना, है ना। तो यह नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसके ऑप्शन है 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में, या 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में, या 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, सॉरी 87वें, है ना, और 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। तो दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। और यह मौलिक कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा उनके अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करना कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं या नहीं। याद रखना है। तो क्या याद रखना है आपको कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा उनके अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करना कि उन्हें अवसर प्रदान किए जा रहे हैं या नहीं, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 29 मार्च, 22 मार्च, 5 अप्रैल और 18 फरवरी। तो दोस्तों, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को, है ना। याद रखना कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? तो पहला कथन है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कि जीडीपी कहा जाता है, तो जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है ना। पहला कथन है कि जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। दूसरा कथन है, एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। यदि एक महिला अपने घर में कार्य करती है तो वह कार्य जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड कथन है कि जीडीपी का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। दोस्तों, कथनों को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। कथन नंबर दूसरा है, एक महिला यदि अपने घर पर कार्य करती है तो वह कार्य जीडीपी के दायरे से बाहर होता है। और तीसरा कथन है कि जीडीपी का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन गलत है? तो इसके ऑप्शंस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, या केवल सेकंड और थर्ड सही है, या केवल सेकंड सही है, या केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा है? इसमें से तीनों कथन सही है।
है ना। यदि कोई महिला अपने घर पर कार्य करती है तो उसका घर का कार्य, घरेलू कार्य जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च से अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था। जो चुनाव 2021 में हुए थे तो ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि वह चुनाव नहीं हुआ था। तो इसके ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, बिहार, पुडुचेरी और तमिलनाडु। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बिहार, है ना। बिहार में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान कोई चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं वे सारे क्वेश्चंस एक पटवारी के प्रैक्टिस सेट के तरह है ना। पटवारी की एग्जाम के प्रैक्टिस सेट की तरह है। टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, मालदेव राठौर और राणा कुंभा। दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराने वाला राजपूत शासक है पृथ्वीराज चौहान, है ना। याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये क्वेश्चन क्लियर होता है। तो वह हुआ था 1191 में। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां खालिस्तान के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है ना। केंद्र शासित प्रदेश जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यह निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां ऐसा कौन सा महोत्सव है जिसके दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इसके ऑप्शंस है गंजन महोत्सव, औस्वरी उत्सव, कल्पत्रु उत्सव और जगदात्री पूजा। तो दोस्तों ऐसा कौन सा महोत्सव है जिसमें कि वह दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, तो औस्वरी उत्सव, है ना। याद रखना है औस्वरी उत्सव के दौरान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां अपने परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि चुनाव हुआ था कब, मार्च 2021 में। ठीक है, तो कौन बना है, इसके ऑप्शंस है धन सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, मदन कौशिक या बीसी खंडूरी। तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 तीरथ सिंह रावत मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। अब अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम खालिस्तान थी। मदर अर्थ डे 2021 की थीम क्या थी, तो इसके ऑप्शंस है रिस्टोर और अर्थ, क्लाइमेट एक्शन, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन और प्रोटेक्ट और स्पेसीज। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, रिस्टोर और अर्थ थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2021 की थीम क्या थी, रिस्टोर और अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत खालिस्तान न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स क्या कहलाते हैं, तो इसके ऑप्शंस है बीज, मूल, फल और पुष्प। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत खालिस्तान न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मूल, है ना। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है ना। तो अशोक स्तंभ को किस दिन अपनाया गया था, इसके ऑप्शंस है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1959, 15 अगस्त 1952 और 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों किस दिन अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को, 26 जनवरी 1950 को, है ना। याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब अपना अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष खालिस्तान में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी है, तो पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था, तो इसके ऑप्शंस है 1674, 1699, 1738 और 1761। तो दोस्तों पुडुचेरी को छीनकर किस वर्ष कब्जा कर लिया था, 1761 पे, है ना। याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो आईएसएल 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे। कौन? एंटोनियो लोपेज हबास हीरो आईएसएल 2020-21 में किस टीम के फुटबॉल टीम के कोच थे, तो इसके ऑप्शंस है एससी पूर्वी बंगाल, एटीके मोहन बागान, केरल ब्लास्टर्स और एफसी गोवा। तो दोस्तों किस टीम के वह फुटबॉल टीम के कोच थे, तो इसका आंसर होगा मोहन बागान। एटीके मोहन बागान के फुटबॉल टीम के कोच थे कौन? पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज। ओके, अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम करने या समाप्त करने वाला कौन सा कारक है, तो इसके ऑप्शंस है वातावरण, उपशमन, वातन और अवशोषण। तो दोस्तों प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम करने वाला कारक कौन सा है? उपशमन, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपशमन। दोस्तों अब अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों के सॉल्व के लिए आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि यह क्वेश्चन आ जाता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इसके ऑप्शंस रहेंगे आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर और पूंजी लाभ कर। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, वस्तु एवं सेवा कर भारत का एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद, द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सीक्रेट ऑफ द वेदा बुक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शंस है जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, एनी बिसेंट और श्री अरबिंदो। तो दोस्तों द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के राइटर है श्री अरबिंदो, है ना। याद रखना है कि श्री अरबिंदो द सीक्रेट ऑफ द वेदा बुक के राइटर है। केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, है ना दोस्तों। केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, तो इसके ऑप्शंस है 140%, 100%, 137% और 125%। तो इसका आंसर होगा 137%। याद रखना कि केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए आवंटन में जो केंद्रीय बजट पास होता है उसमें 137% की वृद्धि की गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की
प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस किसके अनुसार? रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो इसके ऑप्शंस है 15 जनवरी, 2 फरवरी, 19 दिसंबर और 18 मार्च। तो दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस डेट को आता है? 2 फरवरी को, है ना। याद रखना कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? संख्यात्मक वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो इसके ऑप्शंस है संरचना, गुणसूत्र संख्या, दिखने योग्य सभी विशेषताओं और चौथा ऑप्शन है रासायनिक घटक। तो दोस्तों पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण किस पर आधारित है? दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दिखने योग्य सभी विशेषताओं। ठीक है कि पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर आधारित होता है। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1993, 1991, 1999 और 1998। दोस्तों बात कर रहे हैं लॉटरी रेगुलेशन एक्ट, यह किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा 1998 को। 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम कितना स्थिरीकरण जो कि शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, तो वह स्थिरीकरण कितना होता है? तो इसका ऑप्शन है 1/4, 10वां हिस्सा, आधा या 1/3। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हिस्सा है जो कि शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसका स्थिरीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आधा स्थिरीकरण। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। घटम एक खालिस्तान है। घटम क्या है? ठीक है, तो घटम क्या है? इसके ऑप्शंस है हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबूरे जैसे दिखता है। सेकंड ऑप्शन है लकड़ी और धातु से बना सुशिर वाद्य। थर्ड है बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला। तो दोस्तों बात हो रही है घटम। तो घटम क्या है? घटम है बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, उसे घटम कहते हैं, है ना। याद रखना घटम किसे कहते हैं? तो घटम कहते हैं बड़े आकार वाले संकीर्ण मुंह के मिट्टी के बर्तन को जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, घटम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है चंपा, ताम्रलिप्त, श्रावस्ती और अक्षत्र। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर, तो इसका आंसर होगा ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे? रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? तो इसके ऑप्शंस है आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। दोस्तों क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर, है ना। यह एक प्रकार का उठने वाला तूफान है। रिंग ऑफ फायर यह संबंधित है प्रशांत महासागर से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है,
निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी? इंडियन सुपर लीग जो कि एक फुटबॉल लीग है जो कि इंडिया में खेली जाती है, तो किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-2021 के मध्य जो खेली गई थी वह टूर्नामेंट जीता था? इसके ऑप्शंस है एटीके मोहन बागान, मुंबई सिटी एफसी, केरला ब्लास्टर एफसी और फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020 जीती थी? तो इसका आंसर होगा मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी ने इंडिया में खेली गई इंडियन सुपर लीग जो कि एक फुटबॉल की लीग है उसे 2020-21 में जीता था। ठीक है दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से जाकर के कमेंट में वीडियो आपको कैसी लगी है जल्दी जल्दी बताइए और लाइक तो दबा के कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है, टोटली फ्री होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना तो और भी नहीं भूलना क्योंकि मैं आपके लिए जितनी भी वीडियोस लेकर के आऊंगा वह सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।